Hello, 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 hello. Everything is audible. Hello, hello, hello. सुन रहा है आपको सभी कुछ? So, hello everyone. Welcome to our YouTube channel. Today we are going to start with a new chapter of entrepreneurship. So, guys, basically this chapter is concerned with how innovation and creativity helps in the process of entrepreneurship to make it more reliable, to make it more effective. तो फ्रेंड्स, इस चैप्टर में हमें बताया गया कि कैसे इनोवेशन से, कैसे क्रिएटिविटी से हमारा जो एंटरप्रेन्योरशिप का प्रोसेस है वो फुलफिल होता है। जैसे इसमें कहा गया इनोवेशन है, इनोवेशन क्या है? ये एक टूल है एंटरप्रेन्योरशिप का। इनोवेशन एक टूल है एंटरप्रेन्योरशिप का। जो दोनों इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप है वो क्या डिमांड करते हैं? क्रिएटिविटी डिमांड करते हैं। क्रिएटिविटी जैसे कुछ ना कुछ नया करते रहना। तो दोनों चीज़ें, इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप, क्रिएटिविटी डिमांड करती है। आगे इन्होंने बताया गया कि क्रिएटिविटी इज मूविंग फ्रॉम नोन टू अननोन। क्रिएटिविटी क्या होता है? स्टार्टिंग पॉइंट होता है इनोवेशन का, कि जब आपके दिमाग में कुछ ऐसा करने की चाहत सी होगी कि हाँ जी, हमें कुछ ना कुछ नया करना है, तभी हमारा इनोवेशन का स्टार्टिंग पॉइंट स्टार्ट होगा। जब हम कुछ ना कुछ नया करना चाहेंगे, तभी हमारा इनोवेशन का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट होगा। ठीक है। जैसे कि आपको पता है कि आजकल जैसे कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है, तो अगर एक ऑर्गेनाइजेशन को सस्टेन रहना है इस चेंजिंग एनवायरनमेंट में, तो उसको कुछ ना कुछ ऐसे नया या सभी से हट के कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। इसलिए हमें विनिंग परफॉर्मेंस के लिए हमें ये स्टेप्स बताए गए हैं कि हमें ना क्वालिटी पे फोकस करना चाहिए, ना कि प्राइसेस पे। हमें अपनी क्वालिटी की तरफ ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। उसके बाद हमें बताया गया है कि हमें मार्केट में एक अपना इम्पोर्टेंट प्लेस डोमिनेट करके रखना चाहिए, कि हमें एक इम्पोर्टेंट प्लेस कैरी ऑन करके रखना चाहिए। उसके बाद हमें बताया कि जिस एरिया में हमारी स्ट्रेंथ है, जिस एरिया में हम ज़्यादा मजबूत हैं या जिस एरिया में हम काफ़ी अच्छे हैं, हमें उसी चीज़ में कम्पीट करना चाहिए। उसके बाद हमें आता है कि हमें ज़्यादा टाइट फाइनेंशियल और ऑपरेटिंग कंट्रोल रखना चाहिए, कि हमें फाइनेंस और कंट्रोल के बारे में हमें बहुत ज़्यादा सीरियस रहना है, स्ट्रिक्ट रहना है। उसके बाद है कि फ्रीक्वेंट प्रोडक्ट और सर्विस इनोवेशन, कि प्रोडक्ट और सर्विस में इनोवेशन करते रहना है, रुकना नहीं है, क्योंकि अगर रुक गए तो कॉम्पिटिटर फ़ायदा उठा जाएगा, जिससे हमारा बिजनेस खत्म हो सकता है। उसके बाद आता है कि वही आजकल के एनवायरनमेंट में अब बिजनेस को अलग दिखना चाहिए, तभी वो क्या कहते हैं ज़्यादा लंबे समय तक सर्वाइव कर सकता है। इसके लिए एनवायरमेंटल स्कैनिंग की जाती है। एनवायरमेंटल स्कैनिंग में हमें हमारे बिजनेस का सब कुछ पता लगता है, हमारे थ्रेट्स, अपॉर्चुनिटीज, स्ट्रेंथ, वीकनेस। तो एनवायरमेंटल स्कैनिंग में आता है कि एक केयरफुल मॉनिटरिंग होती है ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की, जिससे हम अपॉर्चुनिटीज या थ्रेट्स फाइंड आउट कर सकते हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन कंसर्न से रिलेटेड, जो कि हमें या तो आज इन्फ्लुएंस कर सकते हैं या हमारे फ्यूचर प्लान्स को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। तो वही कह रहा है वो कि अगर हमें सस्टेन रहना है, मतलब एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज गेन करनी है, तो कंपनी को रेगुलरली एनवायरमेंटल स्कैनिंग करनी चाहिए। और स्कैनिंग के साथ साथ हमें जो हमारे वो आते हैं इंफॉर्मेशन हम कैरी करते हैं, उससे हमें अपनी स्ट्रेटजीज और प्लान्स में भी साथ के साथ चेंजेस करते रहना चाहिए। तो एनवायरमेंटल स्कैनिंग की इंपॉर्टेंस क्या है? अगर हम रेगुलरली एनवायरमेंटल स्कैनिंग करते रहेंगे, तो हमें पता लगता रहेगा कि कब हमें क्या कहते हैं अपॉर्चुनिटीज हम गेन कर सकते हैं, या हम कब ऐसे हम अपने थ्रेट्स को फेस कर सकते हैं, हमारी स्ट्रेंथ्स क्या है, हमारी वीकनेसेस क्या है, जिससे हमारे चांसेस ऑफ प्रॉफिट काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं और हमारी रेवेन्यू में भी ग्रोथ होती है काफ़ी ज़्यादा। इससे क्या कहते हैं ये क्या कहते हैं एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किसकी जो इम्पोर्टेंस थी वो सबसे पहले किसको पता लगी थी? लाइफ इंश्योरेंस फर्म्स को इन 1970s। एक्चुअली हुआ ऐसा था कि यूएसए में, हाँ जी यूएस में ना एक ना सभी ने एक माइंडसेट अपना लिया था कि हम ना क्या कहते हैं चाइल्डलेस रहेंगे, हम सिर्फ कपल कपल चाइल्डलेस रहेंगे सारे। जिससे क्या हुआ कि जो इंश्योरेंस कंपनीज की उनको काफ़ी ज़्यादा लॉस फेस करना पड़ा था, क्योंकि जब फैमिली काफ़ी छोटी होगी और चाइल्डलेस होगी, तो वो अपने आप को इंश्योर नहीं करवाएंगी, वो अपना ज़्यादा फ्यूचर के बारे में नहीं सोचेंगी। इसलिए इंश्योरेंस कंपनी को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ था।
इसलिए वो कह रहा है कि ये सबसे ज़्यादा बड़ी एग्जांपल है कि हमें एनवायरनमेंट को लगातार स्कैन करते रहना चाहिए कि कोई भी सिचुएशन ऐसी आ सकती है जो भी हमारे बिजनेस को टोटली ख़त्म कर सकती है। अभी भी जैसे कोरोना वायरस की वजह से काफ़ी ज़्यादा बिजनेस ख़त्म हो गए। आगे आता है काफ़ी टेक्निक्स हैं एनवायरमेंटल स्कैनिंग की। फर्स्ट आता है स्वॉट एनालिसिस, फिर आता है पेस्टल, फिर आता है इंडस्ट्रियल एनालिसिस। स्वॉट एनालिसिस किसने हमें ओरिजिनेट किया था? एल्बर्ट एस हम्फ्री ने। कब? 1960 में। स्वॉट एनालिसिस में हम फाइंड आउट करते हैं हमारी क्या स्ट्रेंथ है, हमारी क्या वीकनेसेस है, हमारी क्या अपॉर्चुनिटीज है, हमारे क्या थ्रेट्स हैं। ये क्या कहते हैं, हम अपना इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को देखकर उसको स्कैन करके हम करते हैं, तो इसको हम इंटरनल और एक्सटर्नल, एक सेकेंड, हाँ जी, तो इसको हम इंटरनल और एक्सटर्नल एनालिसिस भी कहते हैं और इंटरनल और आई मैट्रिक्स भी कहते हैं। इसके दो तीन नाम हैं, तो ये आपको याद रखना है कि इसमें क्या याद रखना है कि पहले जो इसको ओरिजिनेट किया था एल्बर्ट एस हम्फ्री ने 1960 में। इससे हम ना इस अपना जो इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है उसकी स्कैनिंग करते हैं, इसलिए इसका नाम है इंटरनल एक्सटर्नल एनालिसिस, और इसको आई मैट्रिक्स भी कहते हैं। ठीक है। स्ट्रेंथ में क्या आता है कि हम कौन सी एडवांटेजेस, जो हमारे आइडिया है उसमें कौन सी एडवांटेजेस हैं, ठीक है, हम अपनी सोसाइटी को कैसे अच्छे से सर्व कर सकते हैं, हमारे प्रोडक्ट में क्या ऐसी खास बात है, ठीक है, हम कैसे, व्हाट वुड बी योर स्ट्रेंथ इन द मार्केट वंस, अगर आपका आइडिया आपने वो कर लिया, अपना लिया, तो आपकी स्ट्रेंथ होगी क्या मार्केट में, आप अपनी कैसे सेल्स बढ़ा सकते हो, आपके यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन क्या है, कि मतलब आपके प्रोडक्ट में ऐसी क्या खास बात है, कैसे अलग है आपका प्रोडक्ट सभी से, वो आप स्ट्रेंथ में कंसिडर करते हैं। वीकनेस में आता है कि फर्दर स्कोप क्या है इंप्रूवमेंट का, ठीक है, आप कैसे इंप्रूवमेंट कर सकते हो, आपको कौन सी चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए, मार्केट में आप कैसे आपको देखते हैं, आपकी वीकनेसेस देखी जाती हैं, मतलब मार्केट में समझो कंपनी है, मार्केट को पता है कि उसकी ये वीकनेसेस है, तो मार्केट अपनी वीकनेसेस को कैसे देखती है, और आप अपनी सेल्स कैसे लॉस कर सकते हो। उसके बाद अपॉर्चुनिटीज में आता है कि आप कैसे एक इनोवेटिव आइडिया से आप अपॉर्चुनिटीज को सपोर्ट कर सकते हो, आप कैसे ट्रेंड्स जैसे चेंज होते रहते हैं तो आप अवेयर कैसे रह सकते हो। अपॉर्चुनिटीज में ये चीज़ें आती हैं कि टेक्नोलॉजी की वजह से आप अपॉर्चुनिटीज, आपको एक अपॉर्चुनिटी आ सकती है, जैसे कोई भी टेक्नोलॉजी आई और वो आपके फेवर में हुई, तो इससे आप काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट अर्न कर सकते हो। उससे उसके बाद है गवर्नमेंट पॉलिसी। कोई गवर्नमेंट पॉलिसी अगर आपके फेवर में है तो अपॉर्चुनिटी होगी, कोई सोशल पैटर्न चेंज हो गया, कोई पॉपुलेशन प्रोफाइल चेंज हो गया, लाइफस्टाइल चेंज हो गया, उससे अपॉर्चुनिटी आप क्रिएट कर सकते हो। उसके बाद लोकल इवेंट्स, जैसे जैसे आपको एग्जांपल दूं कि जैसे कोरोना वायरस के चलते काफ़ी ज़्यादा लोग हेल्थ कॉन्शियस हुए, जिससे जो जिम इक्विपमेंट्स थे या कोई साइकिल वगैरह या कुछ भी ऐसे स्पोर्ट्स इक्विपमेंट थे उनकी डिमांड काफ़ी ज़्यादा राइज हुई थी। सो ये एक उभर क्या है एज एन अपॉर्चुनिटी। उसके बाद थ्रेड्स क्या है कि आप कौन से ऑब्स्टेकल फेस कर सकते हो, आपके कॉम्पिटिटर्स क्या कर रहे हैं, उसके बाद आपको कौन से क्वालिटी स्टैंडर्ड्स यूज़ करने चाहिए, क्या जो चेंजिंग टेक्नोलॉजी वो आपकी पोजीशन को अफेक्ट कर सकती है, और कुड एनी ऑफ योर वीकनेस सीरियसली थ्रेटन योर बिजनेस, तो ये हम देखते हैं इसमें। उसके बाद हमें आता है कि पेस्ट एनालिसिस, जो सेकंड है पेस्ट एनालिसिस। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि ये पिछले 10 साल से यूज़ में है, पिछले 10 साल से यूज़ में है, और पेस्टल पेस्टल में P स्टैंड्स फॉर पॉलिटिकल, E स्टैंड फॉर इकोनॉमिक, S स्टैंड फॉर सोशियोलॉजिकल, T स्टैंड फॉर टेक्नोलॉजिकल, L स्टैंड फॉर लीगल एंड E स्टैंड फॉर एनवायरमेंटल। तो ये पेस्टल है क्या? पेस्टल में हम एक ऑडिट करते हैं एनवायरनमेंट का, जो हमारा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, एक्सटर्नल में जो मैक्रो है, उसका हम ऑडिट करते हैं कि कैसे वो हमारे बिजनेस को अफेक्ट कर सकता है। पेस्टल एनालिसिस क्या है? ये बिग पिक्चर एनवायरनमेंट की, जिसको हमने एज एन एंटरप्रेन्योर ऑडिट करना होता है, इसको स्कैन करना होता है कि ये कैसे कैसे हमारे बिजनेस के लिए या तो अपॉर्चुनिटी लेके आ सकता है या एक थ्रेट लेके आ सकता है। तो ये हमने देखा। इसमें इसके बाद यहाँ पे आता है कि ये एनालिसिस ना मल्टीफेसेटेड है, कि अगर आप एक चीज को अकेले स्कैन करो या अकेले टेक्नोलॉजी को या अकेले पॉलिटिकल या इकोनॉमिक को, तो वो फायदा नहीं, आपको सारे फैक्टर एक साथ ही स्कैन करने पड़ेंगे। ठीक है। पॉलिटिकल में क्या आता है? टैक्स पॉलिसी, एम्प्लॉयमेंट लॉस वगैरह, ये सारे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, जो सारी चीज़ें गवर्नमेंट से रिलेटेड है, रूल्स रेगुलेशंस, एनवायरमेंटल कंज्यूमर प्रोटेक्शन जो एक्ट वगैरह सारे गवर्नमेंट से रिलेटेड है। उसके बाद इकोनॉमिक्स में एक्सचेंज रेट वगैरह, लेबर कॉस्ट, इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी। सोशल फैक्टर में वही आपकी हेल्थ अवेयरनेस, ग्रोथ रेट क्या हो रहा है पॉपुलेशन का। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन, डेमोग्राफिक्स वगैरह जो सारे होते हैं, कैरियर एटीट्यूड क्या है, पॉपुलेशन हेल्थ, एजुकेशन, सोशल वैल्यूज क्या है, लाइफस्टाइल क्या है, चॉइसेस क्या है, एटीट्यूड क्या है,
पब्लिक ओपिनियंस क्या है, सोशल एटीट्यूड क्या है, ये सब कुछ उसमें आ जाते हैं। टेक्नोलॉजी में आपको एक ही वर्ड जो पता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटी। टेक्नोलॉजी जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटी को कैसे इम्पैक्ट करती है, इंटरनेट का क्या इम्पैक्ट है, कम्युनिकेशन वगैरह जो होता है हमारा वो सारा टेक्नोलॉजी में आता है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। उसके बाद आता है लीगल, इसमें लाइसेंसिंग फ्रेमवर्क, एम्प्लॉयमेंट लॉज, कॉम्पिटिटिव लॉज, फॉरेन ट्रांजैक्शन लॉज, जो सारे लॉज हैं वो लीगल में आ जाते हैं, टैक्सेशन लॉज। उसके बाद एनवायरमेंटल इम्पैक्ट लेजिस्लेशन, एनर्जी अवेलेबल एंड कॉस्ट, वेस्ट डिस्पोजल, ये सारे फैक्टर्स हैं एनवायरमेंटल फैक्टर्स। आगे जो हमारा थर्ड टेक्निक आता है वो आता है पोर्टर अप्रोच टू इंडस्ट्रियल एनालिसिस। तो नाम से ही आ रहा है कि ये हमें किसने दिया था, पोर्टर ने। उसने 5 फोर्स थ्योरी बताई थी, 5 फोर्स टूल बताया था जिससे हम एनालिसिस कर सकते हैं अपनी इंडस्ट्री का, ठीक है। एन एंटरप्रेन्योर इज मोस्ट कंसर्न्ड विद द इंटेंसिटी ऑफ कंपटीशन टू व्हिच हिज आइडिया इज एक्सपोज्ड। इसमें क्या इंक्लूड है, इसमें ना 5 फोर्सेस इंक्लूड है। कौन सी, सप्लायर पावर, बायर पावर, कॉम्पिटिटिव राइवलरी, थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, थ्रेट ऑफ न्यू एंट्री, ठीक है। सप्लायर पावर कैसे, कि कैसे एक सप्लायर आपके प्राइसेस को ऊपर नीचे कर सकता है, कैसे एक सप्लायर आपके प्राइसेस को ऊपर नीचे कैसे कर सकता है, या कैसे एक सप्लायर आपके बिजनेस को अफेक्ट कर सकता है। वो कैसे, जैसे अगर आपके पास समझो एक ही सप्लायर है और उसके साथ आपकी बिगड़ गई, तो वो सारा आपका बिजनेस ऊपर नीचे कर सकता है, ठीक है। वैसे बायर पावर की, कैसे बायर्स आपके जो बिजनेस है उसको ऊपर नीचे कैसे कर सकते हैं, आपके जो प्राइसेस है उसको ऊपर नीचे कैसे कर सकते हैं। जैसे समझो आपका मतलब ऐसा नहीं, वेरियस वैरायटी ऑफ बायर्स नहीं है आपके पास, आपके पास एक ही तरह का बायर है, ठीक है। और वो एक ही तरह के बायर आपसे वो थोड़े से हो जाए कि आपसे सेटिस्फाई ना हो, और क्या कहते हैं वो चेंज करते हैं अपनी पसंद को, तो फिर आपका जो सारा का सारा बिजनेस है वो सारा का सारा बिजनेस खत्म हो जाएगा। उसके बाद आएगा कॉम्पिटिटिव राइवलरी। कॉम्पिटिटिव राइवलरी की जो आपके जो कॉम्पिटिटर्स है वो कैसे आपसे बढ़िया कर सकते हैं, आपके जैसे सेम क्वालिटी दे रहे हैं एट अ लेस कॉस्ट और एट अ लेस प्राइस, तो वो भी आपके बिजनेस को काफी तरह अफेक्ट कर सकते हैं। थ्रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन, कि आपका जो प्रोडक्ट है और वो कस्टमर के लिए कितना आसान है सब्सटीट्यूट करना, मतलब आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हो और उसके साथ ही का प्रोडक्ट है, तो एक कस्टमर के लिए आपके प्रोडक्ट को सब्सटीट्यूट करना कितना आसान है। अगर आपका प्रोडक्ट आसानी से सब्सटीट्यूट होता हुआ किसी प्रोडक्ट से, तो क्या कहते हैं कस्टमर आपको आसानी से सब्सटीट्यूट कर देगा, जिससे आपका जो वो है बिजनेस काफी ज्यादा अफेक्ट हो सकता है। जैसे अभी देखो कौन सा प्रोडक्ट सब्सटीट्यूट नहीं हो सकता, जैसे हमारे इंडियन रेलवेज है, वो सब्सटीट्यूट नहीं हो सकते क्योंकि उसका कोई सब्सटीट्यूट बना ही नहीं है, वो मोनोपोली है। तो अगर जब वो सब्सटीट्यूट नहीं हो सकते तो उनको ये थ्रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन है ही नहीं, इसलिए उनका बिजनेस इफेक्ट नहीं हो सकता। इसके बाद आता है थ्रेट ऑफ न्यू एंट्री। कोई अगर आप किसी बिजनेस में हो, अगर कोई भी बंदा उसमें आसानी से एंट्री कर सकता है, तो वो भी आपके लिए, आपके बिजनेस के लिए काफी ज्यादा बुरी बात है, क्योंकि जब कोई भी जब मर्जी अपनी से एंट्री कर सकता है आपके लाइन ऑफ बिजनेस में, तो वो भी काफी ज्यादा अफेक्ट करता है आपके बिजनेस को। इससे जो आपका क्या कहते हैं काफी ज्यादा लिटिल प्रोटेक्शन होती है आपकी की टेक्नोलॉजीज को, आपके जो काम है उसको काफी ज्यादा लेस प्रोटेक्शन होती है, और ये आपकी पोजीशन कम कर सकता है, वीक कर सकता है। अब जो एनवायरमेंटल स्कैनिंग प्रोसेस है वो क्या चीज़ है, वो है हम जब अपने इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का स्कैन करते हैं। इसको कैसे डिफाइन किया है, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ स्क्रीनिंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर सम पर्टिकुलर बिट ऑफ इंफॉर्मेशन दैट मीट सर्टेन स्क्रीनिंग क्राइटेरिया। मतलब इसका मतलब इन टोटल कहने का ये है, इन अदर वर्ड्स, कि हम काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेशन को स्कैन करते हैं ताकि हमें जो हमारे रिलेटिव इंफॉर्मेशन है वो मिल सके, कि हमने इतनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन स्कैन की, जस्ट अ लिटिल बिट ऑफ इंफॉर्मेशन दैट मीट्स अवर सर्टेन क्राइटेरिया, सर्टेन स्क्रीनिंग क्राइटेरिया, जो जिस चीज़ की हमें ज़रूरत है उस चीज़ को, उस इंफॉर्मेशन को कैरी करने के लिए हम काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेशन की स्क्रीनिंग करते हैं, ठीक है। इसमें क्या आता है एक सेकेंड, इसमें आता है कि हम पहले इंफॉर्मेशन जो रिसोर्सेज है उसके लिए सर्च करते हैं कि हम कहाँ से अपने इंफॉर्मेशन कैरी कर सकते हैं। फिर हम उन रिसोर्सेज में से उन रिसोर्सेज को स्कैन करने के लिए एक को सिलेक्ट करते हैं। फिर हम क्राइटेरिया देखते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं किसे स्कैन करना है, फिर हम स्कैनिंग करते हैं, फिर हम उसको स्कैन करते हैं और उसके बाद स्पेशल एक्शन लेते हैं जो हमने स्कैन किया उसके रिजल्ट्स पे। पहले हम इंफॉर्मेशन सोर्सेज की सर्च करते हैं, फिर उसको सिलेक्ट करते हैं, फिर एक क्राइटेरिया देखते हैं कि हमने कैसे स्कैन करना है, फिर स्कैन करते हैं, फिर एक स्पेशल एक्शन लिए जाते हैं स्कैनिंग रिजल्ट्स के रिलेटेड। 3 तरह की स्कैनिंग होती है, पैसिव स्कैनिंग, एक्टिव स्कैनिंग, डायरेक्टेड स्कैनिंग। पैसिव स्कैनिंग क्या है, जब हम अनकॉन्शियसली किसी चीज़ के बारे में स्कैन कर रहे हैं, जब हम कोई एफर्ट्स नहीं लगाते, ठीक है। ये बस एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए याद रखना है। एग्जांपल क्या है, ऐड ऑफ डिसीजन जो हम लेते हैं,
वो इस टाइप ऑफ स्कैनिंग में आते हैं। ठीक है, जब हम कोई एफर्ट्स नहीं लगाते, बिल्कुल ऑलमोस्ट अनकॉन्शियस लेवल पे हम स्कैनिंग करते हैं, उसको कहते हैं पैसिव स्कैनिंग। जब हम वही इसका उल्टा, जब हम थोड़ी सी कॉन्शियसनेस रख के अपनी कॉन्शियसनेस में हम स्कैनिंग करते हैं, ठीक है, उसको कहते हैं एक्टिव स्कैनिंग। जैसे क्या कहते हैं, द सर्चिंग और स्कैनिंग रिक्वायर अ मच लेवल ऑफ अटेंशन। ठीक है, एक्टिव स्कैनिंग इन्वॉल्व्स द कॉन्शियस सिलेक्शन ऑफ कंटीन्यूअस रिसोर्सेज एंड फ्रॉम टाइम टू टाइम सप्लीमेंटिंग देम विद एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज एज नीडेड। मतलब हम कॉन्शियसली सारा काम करते हैं, जो रिसोर्सेज चाहिए हम वो प्रोवाइड करते हैं, सारा कुछ खुद देखते हैं। डायरेक्टेड स्कैनिंग क्या है? जब एक पर्टिकुलर चीज के लिए स्कैनिंग की जाती है उसको हम डायरेक्टेड स्कैनिंग कहते हैं। जैसे डायरेक्टेड स्कैनिंग ऑफ एन एग्जिस्टिंग रिसोर्स फॉर अ स्पेसिफिक आइटम इज कॉल्ड डायरेक्टेड स्कैनिंग। पैसिव स्कैनिंग क्या, अनकॉन्शियस लेवल पे। एक्टिव स्कैनिंग क्या, कॉन्शियस लेवल पे। और डायरेक्टेड स्कैनिंग जब हम एक चीज को एक मतलब एक स्पेसिफिक आइटम के रिलेटेड हम स्कैनिंग करते हैं, उसको कहते हैं डायरेक्टेड स्कैनिंग। ये तब तक की जाती है जब तक वो हमें आइटम का पता नहीं लग जाता या जो हमारे रिसोर्सेज एग्जॉस्ट नहीं हो जाते। ठीक है, उसके बाद आता है मार्केट असेसमेंट। पहले तो ये देखो मार्केट असेसमेंट की क्यों जाती है? जब हमें क्या कहते हैं एक नए मार्केट में एंटर करना हो, या हमें नया प्रोडक्ट और सर्विस लॉन्च करनी हो, या हमें बिल्कुल ही नया बिजनेस स्टार्ट करना हो। जब हमें नए मार्केट में एंटर करना हो, जब हमें नई प्रोडक्ट और सर्विस लॉन्च करनी हो, या हमें जब नए मार्केट नए बिजनेस में स्टार्ट करना हो, नया बिजनेस स्टार्ट करना हो। अब इसको कैसे डिफाइन किया है? नोइंग ऑफ द मार्केट नीड्स प्रोवाइड्स विद की इंफॉर्मेशन दैट इज एसेंशियल इन फर्दर मोल्डिंग द आइडिया टू डेवलप द प्लान मैप। ठीक है, इसमें क्या कहते हैं, इसका प्रोसेस क्या है? पहले हमने प्रॉब्लम को डिफाइन करना है, फिर फिर सिचुएशन को एनालाइज करना है, फिर जो हमारा जो सिर्फ प्रॉब्लम के रिलेटेड डाटा है जो प्रॉब्लम के रिलेटेड डाटा है उसको हमने ऑब्टेन करना है, फिर उस डाटा का एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन करना है, फिर उसको क्या कहते हैं अपना आइडियाज लगाने हैं और प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स यूज करनी है, फिर हमने प्लान डिजाइन करना है सारा। ये पूरा एक मार्केट असेसमेंट का तरीका है। पहले हमने प्रॉब्लम को डिफाइन करना, फिर हमने क्या कहते हैं एनालिसिस करना उसका सिचुएशन का, फिर हमने जो हमारी प्रॉब्लम है उसके रिलेटेड जो चीज़ें हैं, उसके रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है, डाटा है, हमने उसको ऑब्टेन करना है, फिर हमने एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन करना है, फिर हमने अपने आइडियाज और प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स यूज करनी है, फिर हमने डेवलप करना है प्लान, हमने डिजाइन करना है प्लान। ठीक है, डिफाइनिंग द प्रॉब्लम में हमें बताया गया है। इन शॉर्ट मैं आपको इसमें सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ें बता दूं, सारा पढ़ने की जरूरत नहीं है, एक बार रीड कर लियो। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट यही है कि जैसे हमें ऑब्जेक्टिव डिफाइन करते हैं वैसे ही हमें प्रॉब्लम डिफाइन करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। एक काफ़ी एंटरप्रेन्योर काफ़ी ज़्यादा अपना पैसा और टाइम वेस्ट कर देते हैं रॉन्ग प्रॉब्लम डिफाइन करने के ऊपर। अगर हमने आपको पता ही नहीं आपकी प्रॉब्लम क्या है और आप गलत प्रॉब्लम पे काम करना शुरू कर देते हो, तो उससे काफ़ी ज़्यादा टाइम और पैसा खराब होता है। एनालाइजिंग द सिचुएशन में ना, हम जब सिचुएशन को एनालाइज करते हैं तो दो मेथड से करते हैं, प्राइमरी सर्च और आता है सेकेंडरी सर्च। प्राइमरी सर्च जो है प्रोएक्टिवली स्पेसिफिक पर्पस के लिए की जाती है। प्राइमरी सर्च में हम क्या आता है, फोकस ग्रुप्स, क्वालिटेटिव सर्विस और फोन इंटरव्यू, जो हमें फोन पे पूछा जाता है कि कैसे कैसे क्या, मतलब इन पर्सन जो हमें पूछा जाता है। ठीक है, सेकेंडरी सर्च जो हम क्या कहते हैं, जो पहले ही सर्च कंडक्ट हो चुकी है, एक सेकंड, सेकेंडरी सर्च इज सर्च दैट हैज ऑलरेडी बीन कंडक्टेड फॉर अदर पर्पसेस। मतलब इसमें ना इन टोटल आपको बताऊं, इसमें हम फेस टू फेस नहीं कैरी करते, या मतलब वही आप यही कहो कि आप फेस टू फेस इंफॉर्मेशन ऑब्टेन नहीं करते, आप सेकेंडरी सोर्सेज के थ्रू ऑब्टेन करते हो। जैसे आप लाइब्रेरी से करो, या ऑनलाइन, या किसी और बुक्स वगैरह से आप इंफॉर्मेशन कैरी करो। आगे आता है ऑब्टेनिंग डाटा स्पेसिफिक टू द प्रॉब्लम। आपको डाटा ऑब्टेन करना होता है जो किसी प्रॉब्लम के उस पर बेस्ड हो। ठीक है, इसका पर्पस क्या है? द पर्पस इज फॉर द सर्च टू आइडेंटिफाई कस्टमर बिहेवियर पैटर्न्स इन रिस्पॉन्स टू अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट, गुड और एनी आइडिया। इससे पता लगता है कि जो कस्टमर है उसको क्या प्रोडक्ट सही लगता है, या उसके बारे में आप नॉलेज कैरी करते हो कस्टमर से कि आप क्या पसंद है, आपकी पसंद क्या है। जिससे मतलब मार्केट असेसमेंट तो इन्वॉल्व यही होता है ना कि ये देखना है कि जो कस्टमर है उसकी डिमांड क्या है। ये दोनों तरीके से हो सकता है, क्वालिटेटिव भी क्वांटिटेटिव भी। ठीक है, उसके बाद आता है डाटा एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन। इसमें काफ़ी ज़्यादा स्टैटिस्टिक्स टूल्स और कैलकुलेशन यूज़ की जाती हैं, जिससे क्या कहते हैं हम डाटा एनालिसिस करते हैं। इसमें यह भी कहा गया है कि चाहे आप करेक्ट स्टैटिस्टिकल टूल्स या कैलकुलेशन सही इस्तेमाल करो, फिर भी जो इंटरप्रिटेशन है वो गलत हो सकती है। इसलिए आपको शुरू से ही प्रॉब्लम जो है वो आपको सही देखनी है कि आपकी एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है। नहीं तो वो सारा का सारा, अगर चाहे आपका स्टैटिस्टिकल टूल्स और कैलकुलेशन सही भी हो, फिर भी इंटरप्रिटेशन गलत हो सकती है। इट इज देयरफॉर रिक्वायर्ड दैट द एनालिसिस बी डन इन सपोर्ट ऑफ एक्सपर्ट एंड राइट रिजल्ट्स आर क्राफ्टेड, फोस्टिंग आइडियाज एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग।
इस पॉइंट में बस यही दिया गया है कि हाँ जी, हमें ना प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स यूज करनी चाहिए। एट दिस स्टेप द रिसर्च रिजल्ट्स आर यूज्ड टू मेक मार्केटिंग डिसीजंस। फाइंडिंग शुड बी अप्लाइड इन मार्केटिंग प्लानिंग। इफ द रिसर्च डजंट प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन नेसेसरी टू मेक दिस डिसीजन, कंपनी whether small or large has wasted its time, money, manpower, and necessary data. The step must be anticipated throughout the entire process. तो वहाँ से आगे आता है मार्केटिंग प्लानिंग। मार्केटिंग प्लान सॉरी। यह सिक्स प्रोसेस ये कह रहा है कि जब पूरे पीछे वाले पांच जो स्टेप हैं वो जब अच्छे से हो जाते हैं, पांच स्टेप कौन सी, यही डिफाइनिंग द प्रॉब्लम, एनालिसिस ऑफ सिचुएशन, ऑब्टेनिंग डाटा दैट इज स्पेसिफिक टू द प्रॉब्लम, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, होस्टिंग आइडियाज, प्रॉब्लम सॉल्विंग। जब ये अच्छे से सारा काम कर देते हैं, फिर हम अपना मार्केटिंग प्लान बनाते हैं, जो हमारा सारा का सारा जिस बेसिस के लिए हमने सारा किया, जिस पर्पस के लिए ये सारे हमने स्टेप्स किया, फिर हम अपना मार्केटिंग प्लान तैयार करते हैं। ये तैयार क्यों किया जाता है? जब हमने एंटर करना हो नए मार्केट में, जब हमने नया प्रोडक्ट या सर्विस लॉन्च करनी हो, या जब हमने नया बिजनेस स्टार्ट करना हो। उसके बाद आता है असेसमेंट ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटीज। इसमें हमें पहले बताया गया है कि जो बिजनेस प्लान है वो क्यों काफ़ी जो है वो इग्नोर करते हैं बिजनेस प्लान को, क्योंकि काफ़ी सोचते हैं काफ़ी ज़्यादा काम करना पड़ेगा जिससे ज़्यादा बेनिफिट होगा नहीं। ठीक है, पहला मिसकंसेप्शन ये है। दूसरा मिसकंसेप्शन ये है कि ये सिर्फ बड़ी फैंसियर कंपनीज के लिए बना है, ये छोटी मोटी कंपनीज के लिए नहीं बना। तो जो काफ़ी ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन या कंपनीज आप कह सकते हो, वो इसलिए ये दो मिसकंसेप्शन की वजह से बिजनेस प्लान नहीं बनाती, कि हमें काफ़ी ज़्यादा काम करना पड़ेगा फॉर द लिटिल और नो बेनिफिट, और जो बिजनेस प्लान है वो बड़ी और फैंसियर कंपनीज के लिए होते हैं। ठीक है, एक सेकेंड। तो ये तो मिसकंसेप्शंस हैं कि जो हर कंपनी करती है कि हमें बिजनेस प्लान की ज़रूरत इसलिए नहीं है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा काम करना पड़ता है फॉर द लिटिल और नो बेनिफिट, और जो बिजनेस प्लान है वो लार्जर और फैंसियर कंपनीज के लिए, वो हम छोटी या मीडियम रेंज कंपनीज के लिए नहीं है। बाकी यार मैं आपको बताऊं कि ये जो आगे सारा का सारा ये दिया हुआ है, ये सारा का सारा यहाँ से लेके यहाँ तक, मेरे को सच्ची में इसमें कुछ लगा नहीं समझाने बताने वाला, ऐसा मतलब कुछ भी नहीं लगा इसमें। तो एक बार जस्ट रीड कर लेना, मैं सच्ची में इसमें मैं कुछ बता ही नहीं सकता। एक सेकेंड, इसमें एक्चुअली है ही नहीं कुछ बताने वाला। हाँ जी, ये थोड़ा सा दे रखा है कि एक सेकेंड, हाँ जी, इसमें ये थोड़ा सा दे रखा है कि आप इसमें बिजनेस प्लान में पीरियोडिक रिव्यू कर सकते हैं एक्चुअल रिजल्ट्स का। जैसे द मोस्ट सिग्निफिकेंट बेनिफिट ऑफ बिजनेस प्लान इज द पीरियोडिक रिव्यू ऑफ एक्चुअल रिजल्ट्स। The most significant benefit of a business plan is in the periodic review of actual results. इससे आपको पता लग सकता है कि क्या आपने क्या किया, आप कहाँ पे गलत थे, और आपको कहाँ कहाँ पे चेंजेस करने हैं टू मेक अ मूव टुवर्ड्स द गोल। ठीक है, और ये भी इसमें बताया गया है कि ये नहीं कि आपका जो बिजनेस प्लान है वो आप बड़े बड़े चार्ट्स, बड़े बड़े ग्राफ्स बना के या फैंसी डॉक्यूमेंट्स बना के तभी वो सक्सेसफुल है या तभी वो काम का है, ऐसा नहीं है। आप कोई भी जो आपके दिमाग में है वो बस उतना उतना का बिजनेस प्लान आप बना लीजिए, जिससे एक सिंपल सा समझ में आ जाए बस कि हाँ जी आप ये कहने की कोशिश कर रहे हो, आपको कोई बड़े बड़े ग्राफ्स बनाने की, बड़े बड़े डायग्राम्स बनाने की जरूरत नहीं है। तो वही वो कह रहा है, दे हैव टू बी डॉक्यूमेंट्स यूजफुल इन कम्युनिकेटिंग व्हाट द बिजनेस पर्सन हैज इन माइंड। एज सच दे कैन टेक द फॉर्म ऑफ अ सिंपल आउटलाइन विद बजट्स अटैच्ड। तो वही इसमें सेवरल की एरिया है, जैसे गोल्स हो गए हमारे, फंक्शनल स्ट्रेटजीज होगी, बजट और कैश फ्लो वगैरह हो गया, रेगुलर रिव्यू हो गया। तो इसमें ना सच्ची में कुछ था नहीं बताने वाला, और मेरे हिसाब से ये नॉर्मल है, ये आप एक बार पढ़ोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा ना, इसमें समझने वाला का कोई इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट यहाँ से है, इसमें ना हमें 6 चीज़ें बताई गई हैं और अपॉर्चुनिटीज असेस करने की 6 तरीके बताए गए हैं। पहला ये मतलब 6 ऐसी बातें बताई गई है कि कैसे आप अपॉर्चुनिटीज असेस कर सकते हो। पहली बात ये बताई गई है कि आपको बिजनेस वेंचर स्टार्ट करने पे पहले ये आपको दिमाग में रखना है कि किसी भी चीज़ का शॉर्टकट नहीं है। आपके पास कोई इजी वे नहीं है कि आप सक्सेस अचीव कर सकते हो, आपके पास कोई इजी वे नहीं है कि आप इंडिपेंडेंट हो सकते हो, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो सकते हो, आप कोई भी काम आसानी से नहीं कर सकते, कोई मतलब आपके पास शॉर्टकट नहीं है। यू हैव टू गो टू द हार्ड पाथ, मतलब आपको एक मतलब मुश्किल रास्ते से चलना ही पड़ेगा। इस पे आपके पास कोई चॉइस नहीं है कि हाँ जी आप शॉर्टकट ले सकते हो या आप थोड़ा सा आसान रास्ता
चूज कर सकते हो। आपको यही पाथ है, यहीं से चलना पड़ेगा, इसका आपके पास कोई ऑप्शन नहीं दिया होगा। तो सेकंड दिया गया है कि आपको अगर बिजनेस अपॉर्चुनिटीज को पहचानना है तो आपको कस्टमर से स्टार्ट करना है। ये नहीं कि आपको बस ब्राइट आइडिया लेके बैठे रहना है, आपको कस्टमर से स्टार्ट करना है, ठीक है। कि एज एन इन्वेंटर या और एंटरप्रेन्योर द बेस्ट अप्रोच टू मेक द क्रिएटिव इनोवेटिव बिजनेस आइडिया अ सक्सेस इज टू फाइंड समवन हु विल पे फॉर द डेवलपमेंट ऑफ समथिंग दे नीड। मतलब ऐसे एक आइडिया आपका है, ठीक है, आपको ऐसे कस्टमर ढूंढना है कि जो आपके ऊपर पैसा लगाए, आपके आइडिया के ऊपर पैसे लगाए, ठीक है। एंड ऑल्सो लेट द एंटरप्रेन्योर कीप द राइट टू सेल इट टू अदर्स। तो मतलब ये है कि आपका बस ये नहीं कि ख्याली पुलाव नहीं बनाने, आपको कस्टमर्स ढूंढने हैं कि जो आपके आइडिया को फंड करे। थर्ड जो असेंशियल है काफ़ी ज़्यादा, कि ऐसा नहीं है कि अपॉर्चुनिटीज एक्सपोर्ट ऐसे नहीं हो जाएगी, आपके पास बिजनेस स्किल्स होने चाहिए। अगर आपके पास बिजनेस स्किल नहीं है तो आपका सारा का सारा जो आपने बड़ा सा महल बनाया है, अपने सपनों का महल बनाया है, वो खत्म हो जाएगा। बिजनेस स्किल में कौन से आते हैं? इंजीनियरिंग स्किल। इंजीनियरिंग स्किल में क्या होता है? इन्वेंट करना, क्रिएट करना, इनोवेट करना, डेवलप करना नए प्रोडक्ट या सर्विसेज को। बाकी आता है मैन्युफैक्चरिंग स्किल। ये स्किल है कि हमने डिलीवर करना प्रोडक्ट को कंसिस्टेंटली, रिलायबिलिटी, क्वालिटी, सर्विस, प्राइस वगैरह। सेलिंग स्किल मतलब ये स्किल है कि हम अपने प्रोडक्ट को कैसे सेल करते हैं। बाकी आता है बिजनेस स्किल। दिस स्किल इज टू मेक अ प्रॉफिट डूइंग द अबव थ्री। ऊपर वाले तीनों स्किल से हम अपना प्रॉफिट कैसे कर सकते हैं। जब आप बिजनेस स्टार्ट करते हो तो आपको दो स्किल चाहिए। When you start your business or any particular venture, you require two skills, engineering and selling. The skills of manufacturing and business determine more how long one stays in business. मतलब जब आप स्टार्ट करोगे तो आपको चाहिए इंजीनियरिंग और सेलिंग स्किल्स, और जब मतलब मैन्युफैक्चरिंग और बिजनेस स्किल आपको तब चाहिए कि आप अपने बिजनेस को कितने टाइम तक मतलब क्या कहते हैं स्टे रख सकते हो। एक सेकंड, आप अपने बिजनेस को, मेरे को वर्ड एक्चुअली वर्ड भूल जाता है और नहीं कोई इशू, हिंदी में थोड़ी सी वोकैबुलरी खराब है मेरी। तो पहले यही कि जब आप स्टार्ट करोगे तो आपको, हाँ जी सॉरी याद आ गया। जब आप स्टार्ट करोगे तो आपको चाहिए इंजीनियरिंग और सेलिंग स्किल्स, और आपको कितने समय तक मेंटेन करके रखना है उसके लिए चाहिए आपको मैन्युफैक्चरिंग एंड बिजनेस स्किल्स। आपको कितने लंबे समय तक अपना बिजनेस सरवाइव करके रखना है, ठीक है, स्टेडफास्ट रखना है, अपने क्या कहते हैं कॉम्पिटिटर से कितने टाइम तक वो रखना है, क्या कहते हैं मेंटेन करके रखना है। इसके लिए आपको चाहिए मैन्युफैक्चरिंग एंड बिजनेस स्किल्स। The level of quality needed in these skills is determined by the level at which one wishes to complete. Sorry, एक सेकंड, सॉरी यार थोड़ा सा ठीक नहीं है। तो हमने चार स्किल्स पढ़े, इंजीनियरिंग स्किल्स, मैन्युफैक्चरिंग स्किल्स, सेलिंग स्किल, बिजनेस स्किल्स। तो वो कह रहा है कि जब हम स्टार्ट करते हैं तो हमें चाहिए होते हैं इंजीनियरिंग और सेलिंग स्किल्स, और जब हमें अपने बिजनेस को मेंटेन करके रखना पड़ता है, जब हमें अपने बिजनेस को लंबे समय तक एक जगह मेंटेन करके रखना होता है, तो हमें चाहिए होते हैं मैन्युफैक्चरिंग और बिजनेस स्किल्स। और इन स्किल्स को हम कितने अच्छे से इम्प्लीमेंट करते हैं वो हमारे इच्छा पे डिपेंड करता है कि हम कितने अच्छे से करना चाहते हैं। आगे जो फोर्थ पार्ट है वो कह रहा है कि हमें कोई गोल सेट करने चाहिए, अपने आगे हमें कोई गोल सेट करने चाहिए, एंड बिल्ड अ प्रोडक्टिव एंड प्रोएक्टिव अप्रोच। सॉरी ये ना थोड़ा सा क्लियर नहीं आ गया, बिल्ड अ प्रोडक्टिव एंड प्रोएक्टिव अप्रोच। और जो फाइनल पार्ट है वो ये कह रहा है कि अभी बस प्रिपेयर करना छोड़ो। पहले हम ना जो पहले वाले चार पार्ट थे उसमें हम प्रिपेयर कर रहे थे, हम ऐसे करेंगे ऐसे करेंगे। जो फाइनल पार्ट है ये काफ़ी अच्छा बोला उन्होंने कि प्रिपेयर करना छोड़ो, अब काम करना शुरू करो। कि जब अब प्लान स्टार्ट हो गया एग्जीक्यूटेड देन जस्ट लाइंग देम डाउन ऑन पेपर लीव्स, कि अभी उनको कागज पे लिखना छोड़ो, अब काम करना शुरू करो। आगे आता है डेवलपिंग इफेक्टिव बिजनेस प्लान, कि हम बिजनेस प्लान को कैसे डेवलप कर सकते हैं उसको ज़्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए। तो पहले आता है कि जो प्रोसेस है उसमें आता है आइडेंटिफिकेशन एंड इवैल्यूएशन ऑफ द अपॉर्चुनिटी, आइडेंटिफाई करना और उसको वैल्यूएट करना अपॉर्चुनिटी को, फिर डेवलपमेंट करना बिजनेस प्लान का, फिर डिटरमाइन करना कि कितने रिसोर्सेज चाहिए, फिर मैनेजमेंट करना एंटायर एंटरप्राइज का, ठीक है। पहले हमने आइडेंटिफाई और वैल्यूएट करना अपॉर्चुनिटी को, फिर डेवलप करना अपना बिजनेस प्लान, फिर हमें देखना है कि कितने रिसोर्सेज चाहिए, डिटरमिनेशन ऑफ द रिक्वायर्ड रिसोर्सेज, फिर हमने मैनेजमेंट करनी है अपने रिजल्टिंग एंटरप्राइज की। तो देखो 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 इसमें भी यार देखो, जो चीज़ आप पढ़ सकते हो वही मैं सारा रीड करूँ उसका कोई फायदा नहीं है। तो जो चीज़ मेरे को लग रहा है कि हाँ बताने वाली मैं वो बता रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें जो एक एग्जांपल थी वो काफ़ी सही थी। इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जांपल है
स्टीव वोजनिक, जो एप्पल कंप्यूटर्स है, स्टीव अलग है, वोजनिक अलग है, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि जो स्टीव थे वो साइंस में फोर्थ क्लास से इंटरेस्टेड थे, और जब जब से उन्होंने बुक पढ़ी थी एक यंग लड़के की, जिसमें वो कहा था कि वो उस बुक में लिखा था कि वो लड़का काफ़ी कुछ कर सकता था, वो एलियंस को ट्रैप कर सकता था, वो एक अपनी कंपनी ऑन कर सकता था, ऐसे ऐसे कर रहा था। तो ये बुक पढ़ के स्टीव काफ़ी ज़्यादा वो हुए थे, मोटिवेटेड हुए थे, और उन्होंने अपना फर्स्ट पर्सनल कंप्यूटर बनाया था 1977 में, ठीक है। जॉब्स हैड अ पैशनेट बिलीफ इन ब्रिंगिंग कंप्यूटर टेक्नोलॉजी टू एवरीवन। तो उन्होंने 1977 में जॉब्स एंड वोजनियाक उन्होंने कंपनी स्टार्ट की थी, और डिस्ट्रीब्यूट टू बिल्ड एंड डिस्ट्रीब्यूट देयर इनोवेशन। हाँ जी, उन्होंने कंपनी स्टार्ट की थी ताकि वो अपना प्रोडक्ट बना सके और उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सके। मेरे को दिख भी नहीं रहा। हाँ जी, फिर उनकी जो कंपनी थी, उन्होंने अपनी कंपनी गैराज में शुरू की थी, और उन्होंने अपने फाइनेंस मतलब अपना जो वेंचर था, मतलब एक पर्टिकुलर वेंचर बनाया था उन्होंने, उसको फंड करने के लिए जॉब्स ने जो उसकी मतलब गाड़ी थी वॉक्सवैगन वैन, उसको बेचा था। और जो वोजनियाक है उसने अपना प्रोग्रामेबल कैलकुलेटर, कोई इस टाइम चीज़ होती होगी, वो बेचा था, जिसने दोनों ने $1300 वो किए थे, फंड रेज किया था। वीक्स लेटर जॉब ने क्या कहते हैं अपनी फर्स्ट सेल की थी 50 एप्पल कंप्यूटर्स की, जो कि $666 ईच में उनके कंप्यूटर सोल्ड आउट हुए थे। 6 ईयर में ही एप्पल की जो कंपनी थी वो फॉर्च्यून 500 में आ गई थी, जो कि वो बनी यंगेस्ट फर्म ऑन दिस प्रेस्टिजियस लिस्ट। मतलब सबसे ज़्यादा यंगेस्ट फर्म थी वो प्रेस्टिजियस लिस्ट पे। उसके बाद इसमें मेरे हिसाब से नहीं है कुछ। हाँ जी, ये एक अपॉर्चुनिटी असेसमेंट का वो है, ये भी इम्पोर्टेंट है एक्चुअली। इसमें ना इस सेक्टर में ज़्यादातर प्रोसेसेस दिए हुए हैं, और मेरे हिसाब से वो इम्पोर्टेंट है, मेनली प्रोसेसेस ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पहले तो जो हाँ जी टेक्निक्स है वो इम्पोर्टेंट है, उसके बाद जो प्रोसेस दिए हैं वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यही पूछते हैं सेकंड स्टेप कौन सा है, थर्ड स्टेप कौन सा है। अब जैसे अपॉर्चुनिटी असेसमेंट प्लान है, ठीक है, इसमें फर्स्ट स्टेप है डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रोडक्ट और सर्विस, ठीक है। फिर हमने असेस करना अपॉर्चुनिटी को, फिर हमने असेस करना अपने एंटरप्रेन्योर और अपनी टीम को। पहले देखना है कि प्रोडक्ट और सर्विसेज कौन सा है, ठीक है, हमारा जो प्रोडक्ट और सर्विस है हम जो प्रोवाइड कर रहे हैं उसका डिस्क्रिप्शन क्या है। उसके बाद अपने अपॉर्चुनिटीज को असेस करना है, फिर हमने अपने आप को एंटरप्रेन्योर को और अपनी टीम को असेस करना है, ठीक है। फिर हमने देखना है कि स्पेसिफिकेशन ऑफ ऑल द एक्टिविटीज एंड रिसोर्सेज नीडेड टू ट्रांसलेट द अपॉर्चुनिटी इनटू वायबल बिजनेस वेंचर, कि हमने सारी हर एक्टिविटीज और रिसोर्सेज को गैदर करना है और उनको शुरू कर देना करना है, जिससे वो अपॉर्चुनिटीज को अपने बिजनेस में उतार सके, ठीक है। द सोर्स ऑफ कैपिटल टू फाइनेंस द इनिशियल वेंचर एज वेल एज इट्स ग्रोथ। उसके बाद आता है डेवलपिंग का बिजनेस प्लान। ये सबसे ज़्यादा बस यही है कि टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है ये वगैरह, यही अपने बस इसमें कराने वाला है। हाँ जी, एक सेकंड। इसमें बस ये दिया हुआ है कि कोई मतलब किसी के पास वो क्रिस्टल बॉल नहीं है, जो वो होती नहीं है विचेस के पास, वो जो ऐसे ऐसे करके वो देख लेती है फ्यूचर से, कि किसी के पास क्रिस्टल बॉल नहीं है कि क्या जो हम कर रहे हैं क्या मतलब काम करेगा क्या नहीं करेगा। मतलब ऐसा कुछ भी एंटरप्रेन्योर नहीं कर सकता डिमांड को जानने के लिए, या ऐसे द बेटर जितना हमारा एनालिसिस अच्छा होगा, जितना हम ये देख सकेंगे कि मार्केट में क्या चीज़ चल रही है, उतना ही ज़्यादा हमारा बिजनेस प्लान बढ़िया होगा, ठीक है। द बेटर द एनालिसिस द बेटर द चांसेस दैट मोस्ट ऑफ द गोल्स सेट फोर्थ इन द बिजनेस प्लान विल बी अचीव्ड। जितना हमारा एनालिसिस बढ़िया है, जितना हमारा देखने का नजरिया बढ़िया है, वो उससे हमारा बिजनेस प्लान वो होगा, ज़्यादा अच्छे से डेवलप होगा। उसके बाद आते हैं कई कुछ मिथ्स वगैरह, ये इंपॉर्टेंट है मिथ्स, ये इंपॉर्टेंट है। तो जो मिथ नंबर फर्स्ट है वो आता है बिजनेस प्लान्स आर ओनली फॉर स्टार्टअप कंपनीज, जो मतलब नए नए स्टार्ट हुए हैं उनके लिए बिजनेस प्लान्स है, लेकिन ये रियलिटी नहीं है। वो कह रहे हैं कि जो कंपनीज है वो सब हर हर मतलब हर एक स्टेज की कंपनी को बिजनेस प्लान चाहिए, चाहे वो स्टार्टअप हो चाहे वो एग्जिस्टिंग हो, मतलब हर एक तरह की कंपनी को बिजनेस प्लान चाहिए। वो कह रहा है कि जो कंपनी 15 साल से ऑपरेट कर रही है उसको भी क्या कहते हैं काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है बिजनेस प्लान को ड्राफ्ट करना, ताकि उससे वो नेसेसरी कैपिटल फंड कर पाए, जिससे वो अपनी नेक्स्ट लेवल की डेवलपमेंट कर सके। मतलब बिजनेस प्लान हर इन टोटल वो कह रहा है कि बिजनेस प्लान हर एक तरह की कंपनी को चाहिए, फिर चाहे वो स्पेशल प्रोजेक्ट के लिए हो, चाहे वो जनरल से थोड़ी सी एक्सपेंशन हो या फाइनेंसिंग करनी हो या फिर कोई मर्जर या एक्विजिशन हो, ठीक है। मतलब ये नहीं कि सिर्फ स्टार्टअप के लिए, चाहे स्टार्टअप चाहे एग्जिस्टिंग चाहे ओल्ड, मतलब सभी तरह की कंपनी को बिजनेस प्लान चाहिए चाहिए।
उसके बाद आता है बिजनेस प्लान शुड बी एज डिटेल्ड एज पॉसिबल, द लॉन्गर द प्लान द बेटर चांस दैट द कंपनी विल बी फाइनेंस्ड। वो कह रहा है कि जो बिजनेस प्लान है वो जितने ज्यादा डिटेल हो, जितने ज्यादा हमने खुर्च मुर्च की हो, उतना ज्यादा बढ़िया है। मतलब जितना ज्यादा हमने लंबी चौड़ी लिस्ट बनाई हो उतना ज्यादा बढ़िया, पर नहीं, ऐसा नहीं है। जितना हम कंसाइज, जितना हम अपना छोटा रखें, ज्यादा समझने वाला रखें, और जिससे जो इन्वेस्टर है उसको साफ साफ पता लग जाए कि हाँ जी हम कहना क्या चाहते हैं, उतना बिजनेस प्लान इनफ होता है, उसमें बिजनेस प्लान बढ़िया होता है। इतनी ज्यादा लंबी लिस्टें कोई भी नहीं देखता, ठीक है। बस यही है कि जो, ये जरूरी नहीं है कि वो जितना मर्जी डिटेल हो, अगर अच्छा सा कंसाइज वेल रिटन और मतलब ठीक ठाक प्लान चलता है जिससे इन्वेस्टर अच्छे से वो अट्रैक्ट हो जाता है, तो वो बिजनेस प्लान सफिशिएंट है हमारे बिजनेस कंसर्न के लिए। Although a business plan ought to be present professionally, a very expensive binder or over lavish presentation will often demonstrate inefficient resource management। वो कह रहा है कि जैसे फालतू में आप काफी ज्यादा पैसे खर्च करोगे अपने बिजनेस प्लान को और बढ़िया और अट्रैक्टिव और एक्सपेंसिव दिखाने की, तो उससे यही पता लगता है, उससे ये आपकी समझदारी नहीं पता लगती कि आपने बिजनेस प्लान कितना अच्छा बनाया, उससे आपकी बेवकूफी पता लगती है कि आप कितनी ज्यादा इनएफिशिएंट रिसोर्स मैनेजमेंट है, कि आप कैसे फालतू पैसा खर्च करते हो। फिर आता है बिजनेस प्लान शुड एम्फसाइज आइडियाज कंसेप्ट्स एंड नॉट पीपल। वो कह रहा है कि बिजनेस प्लान सिर्फ आइडियाज के बारे में सोचे, सिर्फ कंसेप्ट के बारे में सोचे, जो उसके अंडर एम्प्लॉयज है या पीपल है उनके बारे में ना सोचे, अंडर हो या मतलब कोई भी जो सोसाइटी है उसके बारे में ना सोचे, सिर्फ आइडियाज, जो आइडियाज है कंसेप्ट है उसके बारे में सोचे। लेकिन ये भी बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है। मेरी बात सुनो, जब अच्छा आपके पास बहुत ही अच्छा आइडिया है, बहुत ही अच्छा मतलब आपके पास प्लान है, लेकिन काम करने वाले ही निठल्ले हैं, काम करने वाले बंदे ही नहीं अच्छे, तो वो बिजनेस प्लान किस काम का। चाहे आपका आइडिया काफी ज्यादा बढ़िया है, काफी ज्यादा बढ़िया है, जब आपका मतलब काम करने वाले बंदे ही निठल्ले हैं, काम करने वाले बंदे ही काफी ज्यादा वो है, वीक है, तो वो फिर आपका बिजनेस प्लान किसी काम का नहीं है। एक second। उसके बाद आता है ओनली द फाउंडिंग एंटरप्रेन्योर शुड प्रिपेयर बिजनेस प्लान। फिर इसकी रियलिटी ये कह रहा है कि ये बात तो कहीं पे टिकती नहीं है, इट हैज नो ग्राउंड्स, क्योंकि जो बिजनेस प्लान है वो एक टेक्निकल एस्पेक्ट है अपने आप में। मतलब जो बिजनेस प्लान है वो अपने आप में ही एक बिजनेस है। इट शुड बी डेवलप्ड बाय टीम ऑफ मैनेजर्स विद इन द कंपनी एंड देन रिव्यूड बाय क्वालिफाइड एक्सपर्ट्स सच एज अकाउंटेंट्स, अटॉर्नीज एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। मतलब उसका जो क्वेश्चन था वो कह रहा है कि ओनली द फाउंडिंग एंटरप्रेन्योर शुड प्रिपेयर बिजनेस प्लान। मतलब जो नया नया उभरता उभरता एंटरप्रेन्योर है सिर्फ वही बिजनेस प्लान बना सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। वो कह रहा है पूरी एक बंदा नहीं करता, पूरी टीम लगती है, ठीक है, बिजनेस प्लान को वो बनाने के लिए। फिर क्वालिफाइड एक्सपर्ट्स उसको, फिर क्वालिफाइड एक्सपर्ट्स आपका जो बिजनेस प्लान है उसको रिव्यू करते हैं, जैसे अकाउंटेंट्स हो गए, अटॉर्नी होगी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हो गए। तो ये तो इस चीज का कोई फालतू बात है, इस चीज का कोई मतलब नहीं था कि सिर्फ फाउंडिंग एंटरप्रेन्योर बिजनेस प्लान बनाते हैं। उसके बाद क्या है कि जो ऑप्टिमिज्म है, ऑप्टिमिज्म यानी कि जो हमारी बियॉन्ड द रियलिटी जो सोच है कि बस ऐसे ही परियों के सपने मतलब ऐसे नहीं जैसे वो परियों के देश की बस अच्छा अच्छा सोची जाना, अच्छा अच्छा सोची जाना, वो नहीं। हमें रियलिज्म देखना चाहिए। उसका ये है कि जो ऑप्टिमिज्म है शुड प्रिवेल ओवर रियलिज्म, कि जो हम अच्छा अच्छा सोचते हैं वो हम वही सोचे और वो रियलिटी के ऊपर है। कि जो हम अच्छा अच्छा सोचते हैं हमेशा अच्छा ही सोचे, हमेशा अच्छा ही सोचे, हम रियलिटी के बारे में ध्यान ना दें कि हाँ रियलिटी क्या है क्या नहीं है, हम अच्छे ही सोच रहे हैं बस अच्छा होगा अच्छा होगा अच्छा होगा। तो रियलिटी ये है कि ऐसे एक पॉजिटिविटी क्रिएट करने से अच्छा है ना, ठीक है पॉजिटिविटी जरूरी है, एक हद तक जरूरी है। ऐसा नहीं कि हाँ जी कोई आपके सामने मर गया, ठीक है, आप यही कही जो नहीं अच्छा होगा अच्छा होगा अच्छा होगा, वो होली अच्छा, अब और अच्छा नहीं होगा, होली अच्छा। तो ये है कि ठीक है ऑप्टिमिज्म एक हद तक होना चाहिए, लेकिन रियलिटी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो कह रहे हैं कि जो रियलिस्टिक डिसीजन होते हैं कंपनी की प्रॉब्लम से रिलेटेड, ठीक है, अलोंग विद रीजनेबल प्लान, वो ज्यादा अट्रैक्टिव होते हैं और वो अच्छे से रिस्क और चैलेंजेस को फेस कर सकते हैं, रैदर की आपकी पॉजिटिविटी और रैदर की आपका जो अच्छा 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 कोई नहीं हो जाएगा सब ठीक हो जाएगा। तो इसका ज्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है एज कम्पेयर टू ऑप्टिमिज्म। तो ठीक है ऑप्टिमिज्म एक हद तक होना चाहिए, लेकिन आप रियलिज्म के ऊपर ही इसको डाल दो तो वो चीज नहीं सही। डिटरमाइन द रिसोर्सेज रिक्वायर्ड, मैनेज द एंटायर मैनेजिंग द एंटरप्राइज। तो ये बस यही था पढ़ने लायक। इसके आगे एक मेरे को लगता भी नहीं है कि ना कुछ समझाने वाला है ना कुछ करने वाला है। एक सेकंड।
एक तो वही हफ्ता होगा। हाँ जी। तो बस ये आपका जो प्रोसेस था वो खत्म हो गया। उसके बाद कंक्लूजन यही है कि जो मैनेजर है उसको जो भी एंटरप्रेन्योर है उसको लगातार सर्च करते रहना चाहिए एनवायरनमेंट को, जिससे थ्रेट्स और अपॉर्चुनिटीज पता लगती रहे। उसको क्रिएटिविटी इनोवेशन करते रहना चाहिए जिससे वो लंबे समय तक टिक सके अपने कॉम्पिटिटर्स के खिलाफ और लंबे समय तक उसका जो बिजनेस चलता रहे। तो कंक्लूजन में आपको इन सब ये बता दिया। एक सेकंड। और एक सेकंड। तो ये आपका जो एक प्रोसेस था वो यहाँ पे खत्म हो गया। हाँ जी, तो इससे आपका जो वो था चैप्टर था वो खत्म हो गया। वो जो लास्ट था वो इस प्रोसेस का था। तो एक लास्ट का ये प्रोसेस आप रिवाइज कर लो। आइडेंटिफाई और इवैल्यूएट करना अपॉर्चुनिटी को, उसके बाद जो अपना बिजनेस प्लान है उसको डेवलप करना, डिटरमाइन करना रिक्वायर्ड रिसोर्सेज को, और जो मैनेज करना रिजल्टिंग एंटरप्राइज को। मैनेज द एंटरप्राइज को यही कह रहा है कि एक मतलब स्टार्ट करना काफ़ी ज़्यादा आसान होता है, लेकिन एक चीज़ को मेंटेन करके रखना काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। तो मैनेजर को लगातार क्या कहते हैं बिजनेस प्लान में चेंजेस करते रहने चाहिए, और मतलब एक कंट्रोल सिस्टम एस्टेब्लिश करना चाहिए, और ऑपरेशनल एक सेकंड द ऑपरेशनल प्रॉब्लम्स ऑफ द ग्रोइंग एंटरप्राइज मस्ट आल्सो बी एग्जामिन्ड। मतलब जैसी भी प्रॉब्लम राइज हुई उसके साथ ही में एक्शन लेना चाहिए, ताकि स्टार्टिंग में कोई प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो सके। ठीक है। तो आपका ये चैप्टर सारा खत्म। तो अभी लास्ट बस ये एक सेकंड। आजा भाई। टेंटेड है टैक्समैन। ये ना साथ साथ में ज़रूरी है, मतलब वही फ्लो करता है। तो फटाफट से 42 एमसीक्यूज में फटाफट देख लेते हैं। इनोवेशन किसका टूल है? एंटरप्रेन्योरशिप का। ठीक है। तो उसके बाद क्या डिमांड करते हैं? क्रिएटिविटी, इनोवेशन एंड ऊपर फर्स्ट लाइन में पढ़ा था ना कि दोनों वो डिमांड क्रिएटिविटी, इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है। उसके बाद क्रिएटिविटी इज द एबिलिटी टू मेक और अदरवाइज ब्रिंग इनटू एग्जिस्टेंस समथिंग न्यू। वेदर मतलब किस में नया करने की कोशिश करती है, न्यू सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम, न्यू मेथड और डिवाइस, न्यू आर्टिस्टिक ऑब्जेक्ट और फॉर्म, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है। ऑल इनोवेशन बिगिंस विद क्रिएटिव आइडियाज टू। क्रिएटिविटी क्या है? स्टार्टिंग पॉइंट है इनोवेशन का। और क्रिएटिविटी की ये डेफिनेशन है, इज नॉट एबिलिटी टू क्रिएट आउट ऑफ नथिंग बट द एबिलिटी टू जनरेट न्यू आइडियाज बाय कंबाइनिंग, चेंजिंग, रीअप्लाइंग एग्जिस्टिंग आइडियाज वगैरह वगैरह। तो क्रिएटिविटी रिक्वायर्स पैशन एंड कमिटमेंट, दोनों चाहिए होते हैं, पैशन एंड कमिटमेंट। उसके बाद एनवायरमेंटल स्कैनिंग इज केयरफुल मीटिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इंटरनल एक्सटर्नल एनवायरमेंट। ठीक है। इंटरनल एक्सटर्नल हो गया। उसके बाद हाँ जी, कब किसने पहले नीड देखी थी एनवायरमेंटल स्कैनिंग की? लाइफ इंश्योरेंस फर्म्स ने। कब देखी थी? 1970s में। ठीक है। तीनों टेक्निक्स कौन सी? स्वॉट, पेस्टल, इंडस्ट्रियल एनालिसिस। ठीक है। स्वॉट किसने देखा था, ओरिजिनेट किया था? एल्बर्ट सैम्फ्री ने। स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज, थ्रेट्स। इसको और क्या कहते हैं? इंटरनल एक्सटर्नल एनालिसिस। पेस्टल का भी आपको पता है, पॉलिटिकल सोशल। उसके बाद आता है पेस्टल क्या करता है? शो बिग पिक्चर करता है ऑफ द एनवायरनमेंट। इसमें पोर्टर में क्या आता है? 5 फोर्स टूल आते हैं, फिर 5 फोर्स टूल का वो सारा क्या है जिससे सप्लायर ड्राइव अप कर सकता है फोर्सेस को, सप्लायर पावर। उसको क्या कहते हैं जिससे बायर ड्राइव अप कर सकता है प्राइस को अप डाउन, वो बायर पावर। उसके बाद आता है ऑनगोइंग स्कैनिंग एट ऑलमोस्ट एन अनकॉन्शियस लेवल, पैसिव स्कैन। ठीक है। फिर आता है इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस कंडक्टिंग अ मार्केट असेसमेंट इज एसेंशियल टू नो वेदर देयर एग्जिस्ट एनी डिमांड टू द आइडिया। मतलब मार्केट असेसमेंट में हम क्या करते थे बेसिकली? स्टार्टिंग अ न्यू बिजनेस, लॉन्चिंग अ न्यू प्रोडक्ट और सर्विस। एक और चीज थी एंटरिंग अ न्यू मार्केट। ठीक है। कंडक्टिंग अ मार्केट असेसमेंट हेल्प्स टू ये प्रिपेयर टू एंटर न्यू मार्केट, लॉन्च अ न्यू प्रोडक्ट और सर्विस, स्टार्ट अ न्यू बिजनेस। आगे जैसे कि मैंने आपको कहा था कि प्रोसेस थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे प्रोसेस पे काफ़ी ज़्यादा फोकस किया गया है। आप देखिए ये मार्केट असेसमेंट प्रोसेस इन्वॉल्व्स डिफाइनिंग द प्रॉब्लम, एनालाइजिंग द सिचुएशन, ऑब्टेनिंग डाटा दैट इज स्पेसिफिक टू द प्रॉब्लम। उसके बाद ये है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इंक्लूड मार्केटिंग असेसमेंट प्रोसेस। फीडबैक नहीं होता है मार्केटिंग असेसमेंट प्रोसेस में। आपने देखा होगा पूरा प्रोसेस, उसमें फीडबैक नहीं था। फर्स्ट क्या है मार्केट, फर्स्ट स्टेप क्या है मार्केटिंग प्रोसेस का? प्रॉब्लम को डिफाइन करना।
फिर दूसरा क्या है, एनालाइज करना सिचुएशन को। तीसरा क्या है, डाटा ऑब्टेन करना स्पेसिफिक टू द प्रॉब्लम। फोर्थ क्या है, डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। और फिफ्थ नहीं पूछा, सॉरी। फिफ्थ भी क्या है, फोस्टिंग आइडियाज एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। सिक्स्थ क्या है, इम्प्लीमेंटिंग करना है। आगे आता है बेसिक मिसकंसेप्शंस क्या है, कि ये काफ़ी ज़्यादा काम करना पड़ता है फॉर लिटिल और नो बेनिफिट। बिजनेस प्लान बड़ी और हैंडसम कंपनीज के लिए होते हैं। ये मोटिवेशन क्या है, लैटिन वर्ड है जिसका क्या मतलब है, मूवेयर। मूवेयर वर्ड है जिसका मतलब होता है टू मूव। ठीक है, इसके आगे तो है नहीं। हाँ जी, इसमें से इनकरेक्ट क्या है? ठीक है, कंपनी को हर एक स्टेज पे बिजनेस प्लान डेवलप करना होता है। सही, बिजनेस प्लान मस्ट बी कंसाइज, ठीक ठाक होना चाहिए। मेरी बात सुनो आप, ये ना यहाँ पे थोड़ी सी कंफ्यूजन राइज होती है। उन्होंने कहा था मिथ। मिथ था कि बिजनेस प्लान शुड एम्फसाइज नॉट आइडियाज कंसेप्ट नॉट पीपल, कि उसको आइडियाज और कंसेप्ट को एम्फसाइज करना है, पीपल को नहीं करना। ठीक है, वो मिथ था। हमने उसको फेल किया मिथ को। हमने यहाँ पे लिखा, इन्होंने यहाँ पे लिखा बिजनेस प्लान शुड एम्फसाइज पीपल नॉट आइडियाज और कंसेप्ट। तो मैंने भी यही सोचा कि हाँ जी, इसमें तो उल्टा करके दिया है तो ये सही होगा। इसमें उसमें आइडियाज और कंसेप्ट को एम्फसाइज कर रहे थे, इसमें पीपल को एम्फसाइज कर रहे हैं। तो मैंने भी सोचा ठीक है, इसमें नन ऑफ द कोई भी इनकरेक्ट है ही नहीं। लेकिन नहीं, इनकरेक्ट ये है। क्यों? क्योंकि अगर आपके पास अच्छे बंदे भी होंगे तो अगर आइडिया नहीं होगा तो क्या कर लोगे? आपके पास अच्छे बंदे हैं, आइडिया नहीं है तो क्या कर लोगे? अगर अच्छा आइडिया है, बंदे नहीं अच्छे, तो क्या कर लोगे? तो दोनों एक उस पे होने जरूरी है। तो उसमें ये नहीं बताया था, ये नहीं कहा गया था कि हाँ जी अकेले बंदे होने चाहिए, आइडिया होना हो चलेगा, दोनों ठीक ठाक होने चाहिए। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट स्टेप इन मार्केट असेसमेंट, राउंड को डिफाइन करना, वो रिपीट किया है। किसमें हम पीरियोडिक रिव्यू कर सकते हैं एक्चुअली नोट्स का बिजनेस प्लान में। आपको बताया था ना कि आप, हाँ जी, इसमें सबसे बड़ा एडवांटेज यही है कि आप पीरियोडिक रिव्यू कर सकते हैं। उसमें काफ़ी ज़्यादा चेंजेस कर सकते हैं, देख सकते हो आप कितना आपका रिजल्ट आ रहा है, कितनी आउटपुट आ रही है। तो अपॉर्चुनिटी असेसमेंट इंक्लूड्स द फॉलोइंग। हाँ जी, डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रोडक्ट और सर्विस, असेसमेंट ऑफ द अपॉर्चुनिटी, असेसमेंट ऑफ द एंटरप्रेन्योर एंड टीम। एक्टिव स्कैनिंग में क्या होती है, कॉन्शियस सिलेक्शन होती है। डैश इज अ सर्च दैट इज प्रोएक्टिवली क्रिएटेड फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस। ये एक स्टेप में आया था ना, दो, प्राइमरी सर्च, सेकेंडरी सर्च। ये प्राइमरी सर्च है क्योंकि ये प्रोएक्टिवली एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए की जाती है। तो यारो, ये था आपका सेकंड चैप्टर। जैसे भी करके, हाँ जी, मतलब यही था एक्चुअली। ये ना मैं काफ़ी ज़्यादा बीच में कर करके अभी मैं सभी वीडियोस को कंबाइन करूँगा, तो वो सारा प्रेजेंट होगा। बीच में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आ रही थी गले की वजह से, फ्लो टूट रहा था मेरा काफ़ी ज़्यादा। तो प्लीज़ उस चीज़ को कंसर्न करके थोड़ा सा एक्सक्यूज करना जहाँ पे भी मैं रुका या अटका या थोड़ा सा। क्योंकि ये नहीं होता कि एक गिनवाना, लेकिन मैं सच्ची में पहले ये वीडियो बनाने से पहले, ये वीडियो बनाने को अभी देखो, अभी बनाने को पूरा, फिर उसको डालने को 1-1.5 घंटा उसमें, और मैं लिटरली 1.5 पौने 2 घंटा पहले पूरा चैप्टर पढ़ा, उसमें से फिर इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट मार्क करके फिर लेके आया। तो मैं बस यही कहूँगा कि मैं अभी उतना मतलब नहीं डिलीवर कर पाता हूँ उस चीज़ को, मैं मानता हूँ ये। मैं काफ़ी काफ़ी ज़्यादा अटकता हूँ कि मेरे को पता नहीं लगता। जैसे खुद ऐसा होता है ना, खुद बंदा समझा होता है, लेकिन एक समझाने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं ना कि मैं वो काम करने छोड़ दूँ। तो उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैं ये कह रहा हूँ कि ठीक है, मैं अटकता हूँ, शायद आगे भी अटकूंगा, लेकिन ऐसे तो नहीं कि मैं काम करने छोड़ दूँ, कि जहाँ पे चांस ऑफ इम्प्रूवमेंट है वो भी रह जाए। तो बस ये है कि देखो, आपको कैसा लगता है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन जितना मेरे से सच्ची में कर पाता, मैं अपना 100% देता हूँ। अभी मैं सच्ची में, मैं पंजाब से हूँ, मेरे को हिंदी बोलना भी काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट लगता है। मैं इतना यूज टू नहीं हूँ, जैसे सारा दिन एक लैंग्वेज बोलना है। आप अलग अलग स्टेट से हो गए, आपको पता होगा, जो कि सारा दिन हिंदी बोलते हैं, उनके लिए कोई इशू नहीं होता। मैं पंजाब से हूँ यार, मैं पंजाबी हूँ। तो एक हाँ जी, एक क्रिएट होता है कि क्या कहते हैं, एक लैंग्वेज के साथ स्टिक नहीं हुआ जाता। जैसे हिंदी बोल रहा हूँ मैं, तो कहीं कहीं मैं अटकता हूँ, मैं मानता हूँ, लेकिन देयर ऑलवेज बी अ चांस ऑफ इम्प्रूवमेंट। तो ऐसा नहीं है कि जो सारा का सारा कंटेंट है वो बेकार हो जाता है। थोड़ा सा मतलब आप थोड़ा सा सपोर्ट करो तो वो चीज़ आपके लिए बेनिफिशियल होगी। समझो, मैंने अगर 100% एफर्ट डाला, उसमें जो मेरे थोड़े से फ्लॉज हैं उसकी वजह से सारा नहीं, लेकिन 80% तो आपको समझ में आएगा। 20% मेरे को पता है कि आपने या तो तैयारी कर ली होगी या आगे कर लोगे। तो प्लीज़ यार, बाकी थोड़ा सा सपोर्ट करना। बाकी थैंक यू सो मच यार।